ये सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी ऐश्वर्या कॉलेज पाली में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने एक क्वेश्चन शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में पहली योजना की हमने कल विवेचना की थी राजधानी परिवर्तन। पहली योजना असफल हुई, लोगों ने उसे पागल सुल्तान कहा। दूसरी योजना कल हमने अध्ययन की थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसमें हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। कुछ इतिहासकार पीतल का सिक्का बताते हैं और उन सिक्कों का मूल्य चांदी के टंके के बराबर निश्चित किया। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना भी असफल हुई और वह पागल सुल्तान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज हम ले लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना। प्रिय विद्यार्थियों, राजधानी परिवर्तन करने से है राजकोष में डुप्लीकेट सिक्के जमा किए और ओरिजिनल सिक्के सबको जारी किए। इससे राजकोष रिक्त हुआ, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजकोष को भरने के लिए है क्या किया, एक तीसरी योजना बनाई, दोआब में कर वर्दी। तीसरी योजना का क्या नाम है? दोआब में कर वर्दी। दोआब उत्तर प्रदेश में हरा भरा खेती का इलाका है। दोआब कहाँ है? दोआब उत्तर प्रदेश में है, खेती का हरा भरा इलाका। पूरे भारत में सर्वाधिक कृषि कहाँ होती थी? दोआब में होती थी। दिल्ली के सुल्तानों को सर्वाधिक लगान की वसूली कहाँ से होती थी? दोआब से होती थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा, मेरे राजकोष को अत्यधिक नुकसान हुआ है, इस राजकोष को भरने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के किसानों पर मामूली से लगान में वृद्धि की। केवल 5 या 10% के बीच में, 5 से 10% के बीच में लगान में मामूली सी बढ़ोतरी की। बहुत मामूली बढ़ोतरी थी। दोआब के किसान सुखी थे, समृद्ध थे, पैसे वाले थे, है हरी भरी फसलें हैं उगी हुई थी, तो 5-10% की बढ़ोतरी बहुत ही मामूली थी। लेकिन हुआ क्या, जिस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में लगान में वृद्धि की, उसी साल दोआब में अकाल पड़ गया। दोआब में अकाल पड़ा, दोआब में कोई पैदावार नहीं हुई और दोआब के किसानों ने कहा, अरे तू कैसा मनहूस आदमी है, इतने साल तक तो वर्षा हो रही थी, हरी भरी फसल हो रही थी और तेरे जैसे मनहूस आदमी ने दोआब में अपने पैर रखे और आज तक अकाल नहीं पड़ा और तेरे पैर रखने से हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया है। लोगों ने उसे मनहूस सुल्तान कहा। कोई पैदावार नहीं हुई तो दोआब के किसानों ने कहा, हम लगान देंगे नहीं, लगान फसल होगी तो आपको अगले साल लगान दे देंगे। लेकिन सुल्तान का खजाना तो खाली था, उसको बड़ी उम्मीदें थी कि दोआब से मुझे लाखों का लगान मिलेगा, लेकिन लगान नहीं मिला। मोहम्मद बिन तुगलक को गुस्सा आया, उसने कहा लगान तो देना ही पड़ेगा। किसानों ने कहा नहीं देंगे। किसानों ने विद्रोह कर दिया, किसानों ने विद्रोह किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जबरदस्ती लगान वसूल करना प्रारंभ किया। किसानों ने कहा जबरदस्ती लगान वसूल करेगा, अच्छा। तो अब किसानों ने क्या किया, खेत में जो थोड़ी बहुत पैदावार थी भी उसमें आग लगा दी। आग लगा के किसान भाग गए और मोहम्मद बिन तुगलक को है वहां से कोई भी लगान प्राप्त नहीं हुआ। पूरा का पूरा दोआब उजड़ गया और मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रही। लोगों ने कहा पागल सुल्तान है। फिर बाद में इस पागल सुल्तान ने क्या किया, दोआब तो पूरा उजड़ गया। फिर दोआब को पुनः हरा भरा बनाने के लिए वहां के किसानों को 1,70,00,000 टन का सौंदर्य ऋण के रूप में दिए। सौंदर्य ऋण का मतलब होता है कृषि ऋण। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है जिसने अपने किसानों को सौंदर्य ऋण अर्थात कृषि ऋण प्रदान किए? मोहम्मद बिन तुगलक। कितने रुपए दिए? 1,70,00,000 टन का कृषि ऋण के रूप में वितरित किए। लेकिन दोआब फिर भी हरा भरा नहीं हुआ। दोआब हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान। अगली योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई खुरासान विजय की योजना है। खुरासान क्या है?
खुरासान इराक में एक प्रांत है और मोहम्मद बिन तुगलक की बड़ी इच्छा थी कि मैं विदेशी राज्य खुरासान को भी जीतूं। तो इराक के प्रांत खुरासान को जीतने के लिए उसने 3,70,000 की विशाल सेना एकत्रित की। 3,70,000 सैनिकों को 6 महीने का सैलरी एडवांस में दी और बहुत बड़ी सेना गठित की है। तो सैनिकों ने कहा, सेनापतियों ने कहा, अरे मोहम्मद बिन तुगलक, ए जोना खां, हमारी सेना तैयार है, आओ हम खुरासान पर आक्रमण करें, खुरासान को जीत ले। लेकिन ये पागल सुल्तान क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, उचित समय आएगा तब मैं खुरासान पर आक्रमण करके उस पर जीत हासिल करूंगा। तो सेनापति ने कहा, उचित समय कब आएगा, उचित समय तो आ गया ना, कि नहीं नहीं, जब मुझे उचित लगेगा तब मैं आक्रमण करूंगा। भाईराम बैठा बैठा खुरासान पर आक्रमण की प्लानिंग बनाता रहा। खुरासान में जो लंबे समय से गृह युद्ध चला आ रहा था, खुरासान में गृह युद्ध समाप्त हुआ, वहां शांति की स्थापना हुई। अब खुरासान का शासक बहुत ही शक्तिशाली शासक बना और एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, यस आई एम रेडी, चलो खुरासान पे आक्रमण करते हैं। सेनापतियों ने कहा, अब क्या आक्रमण करोगे, वहां तो शांति स्थापित हो गई, वहां का शासक बड़ा मजबूत बन गया, अब आक्रमण की संभावना नगण्य है कि क्या। और मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि वास्तव में खुरासान अब मजबूत प्रांत बन गया, इराक एक मजबूत देश बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना कभी शुरू भी नहीं हुई और लोगों ने कहा, पागल सुल्तान है, यह योजना भी फैल। तो अब उसने सैनिकों से कहा, देखो भाई, मैंने आपको पोस्टिंग क्यों दी थी, खुरासान को जीतने के लिए 6 महीने का पेमेंट भी एडवांस में दिया, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आप अपने अपने घर जाओ। सैनिक भी अड़ गए। सैनिकों ने कहा, ए मोहम्मद बिन तुगलक, अब तो हमको बेरोजगार करेगा यूं है, तेरी योजना फैल हुई तो हम क्या करेंगे, और हमको बेरोजगार करना मत, नौकरी से निकालना मत, हम उत्पात मचा देंगे, पहले कह रहे। घबरा गया मोहम्मद बिन तुगलक, अरे यदि मैंने सभी सैनिकों को बर्खास्त कर दिया तो सारे सैनिक उत्पात मचा देंगे, तो इन पर कंट्रोल कौन करेगा। अब इस सुल्तान ने क्या किया, अब इसके समक्ष इसने एक दूसरी योजना बनाई, कराचिल विजय की योजना। कराचिल क्या है, कराचिल हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में स्थित एक प्रांत है। कुमायूं क्या है, हिमालय की तलहटी, हिमाचल प्रदेश के कुमायूं में स्थित एक छोटा सा प्रांत था। और कुमायूं में क्या होता था, चीनी यहाँ पर आक्रमण करते थे, यहाँ के नागरिकों को परेशान करते थे। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में एक नई योजना, एक नया विचार आया कि ऐसा करता हूँ, इसमें से काफी सेना मैं क्या करता हूँ, कराची विजय के लिए भेज देता हूँ, तो सेना भी मेरी बिजी हो जाएगी और कराची पर चीनी लोग दादागिरी करते हैं, उन पर भी कंट्रोल कर दूंगा और वहां पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करूंगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने 10,000 की एक सेना बनाई, उसका सेनापति बनाया खुसरो मलिक को। और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक से कहा, ए खुसरो मलिक, 10,000 की सेना लेके जा, कराची को जीत, लेकिन याद रखना, कराची को जीतने के बाद जिदिया शहर से आगे मत बढ़ना। कौन से शहर से आगे मत बढ़ना, जिदिया शहर से आगे मत बढ़ना, ठीक है। खुसरो मलिक सेना लेकर कराची पर आक्रमण किया, चीनियों को वहां से खदेड़ा, अपने साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। अब खुसरो मलिक के दिमाग में एक विचार आया है, क्या विचार आया कि मैं अब यहाँ तक तो आ गया हूँ, तो क्यों न मैं तिब्बत को भी जीत दूं। अब खुसरो मलिक है जिदिया शहर पहुंचा और जैसे जिदिया नगर से आगे बढ़ने लगा, उसके सैनिकों ने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा था, जिदिया नगर से आगे मत बढ़ना, तो अब आप जिदिया नगर से आगे क्यों बढ़ रहे हो। खुसरो मलिक ने कहा, वो तो पागल सुल्तान है, उस पागल में बुद्धि है कितनी, उस पागल के कहने पर मैं नहीं चलूंगा, मैं तिब्बत को जीतूंगा, मैं तिब्बत पे आक्रमण करूंगा।
यहाँ पर गलती खुसरो मलिक की है, मोहम्मद बिन तुगलक की गलती नहीं है। तिब्बत को जीतने की लालसा से खुसरो मलिक जब जिदिया नगर से आगे बढ़ा और जब काफी आगे तक बढ़ गया, रास्ते में भयंकर ठंड पड़ने लगी, भयंकर बर्फबारी होने लगी है, खतरनाक ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगी। और हमारे सैनिक तो सिंपल कपड़ों में गए थे, कोई विशेष गर्म कपड़े लेके गए नहीं थे, हैं? भयानक बर्फबारी, बर्फीली हवाएं, जोरदार ठंड, और इतनी ठंड पड़ी कि सारी की सारी सेना नष्ट हो गई, सारी सेना खत्म हो गई। और इतिहासकार इब्न बतूता लिखता है 10,000 के सैनिकों में से केवल 3 जीवित सैनिक दिल्ली पहुंचे, बाकी सारी की सारी सेना ठंड और बर्फीली हवाओं में मर गई। 10,000 में से कितने जिंदा सैनिक दिल्ली लौटे? केवल 3 जिंदा सैनिक दिल्ली लौटे। लोगों ने कहा पागल है, उस सैनिकों के परिवार वाले हैं, अरे पागल तूने ये क्या किया, हमारे बेटों को लड़ने के लिए तूने वहां भेजा और सबको मरवा दिया, तू पागल है क्या? और उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो मना किया था, जिदिया शहर से आगे मत बढ़ना। पूरी गलती तो खुसरो मलिक की थी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम रूप से जिम्मेदारी किसकी होती है? सुल्तान की होगी। अंतिम रूप से जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। और यहाँ पर प्रधान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए सबने मोहम्मद बिन तुगलक को उत्तरदायी ठहराया। यह योजना भी उसकी असफल हुई, लोगों ने उसे पागल सुल्तान कहा। सारी योजना फैल, सारी योजना फैल। तो लोगों ने कहा अब तो शांति से बैठ, कि नहीं नहीं, अब उस मूर्ख ने, उस पागल ने एक योजना और बनाई। एक योजना क्या बनाई सुनना, अंतिम योजना बनाई। दिल्ली के आसपास 60 वर्ग मील की एक बंजर भूमि थी। मोहम्मद बिन तुगलक की नजर उस 60 वर्ग मील बंजर भूमि पर पड़ी। अपने सेनापतियों को बुलाया और सेनापतियों से क्या कहता है, मैं इस भूमि को हरा भरा और उपजाऊ बनाऊंगा। सेनापतियों ने कहा सुल्तान, यह भूमि अत्यधिक बंजर है, किसी भी कीमत पर यह भूमि हरी भरी उपजाऊ नहीं बनेगी। सुल्तान व्यय मत करो, दिमाग मत लगाओ। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक उसे कहते हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। सुल्तानों ने कहा, सेनापतियों ने कहा मुझे मालूम है, देख ली आपकी योजना है, असंभव को संभव, संभव को ऐसा मालूम हमको है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने उस बंजर भूमि को हरी भरी बनाने के लिए, कृषि के अंतर्गत लाने के लिए एक कृषि विभाग का गठन किया। कृषि विभाग का नाम है दीवान ए अमीर कोही। कृषि विभाग का क्या नाम है? दीवान ए अमीर कोही। किसानों को बुलाया, किसानों को 70 लाख टका है कृषि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया और किसानों से कहा मैं आपको 3 साल का समय देता हूं, 3 साल के अंदर आप इस पूरी बंजर भूमि को हरा भरा उपजाऊ बनाएंगे और मैंने आपको 70 लाख रुपया दे दिया। किसान खुश हुए हैं, किसान चले गए। और खुद भी कैसा मूर्ख सुल्तान, 3 साल तक तो आराम से बैठा रहा है। 3 साल में उसको फुर्सत भी नहीं मिली कि वो जाकर देखे कि वहां पर काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है। जैसे 3 साल का समय पूरा हुआ, अपने अधिकारियों से कहा 3 साल का समय हो गया, चलो देख कर आते हैं वो भूमि कैसी हरी भरी हुई। सेनापति उसे उस जगह पे ले गए। मोहम्मद बिन तुगलक को भयंकर चक्कर आए, सेनापतियों ने उसे पकड़ा। सुल्तान क्या हुआ है? प्रिय विद्यार्थियों, वह भूमि वैसी की वैसी बंजर की बंजर पड़ी थी। 70 लाख रुपए किसान खाके दिल्ली छोड़ के भाग गए और भूमि वैसी की वैसी बंजर पड़ी रही। लोगों ने कहा पागल सुल्तान। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं असफल हुई। भारतीय इतिहास में विवादास्पद और पागल सुल्तान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था, जब वह कोई अपराध करता था तो सामान्य अपराधी की भांति काजी के न्यायालय में उपस्थित होता था, है काजी के न्यायालय के कटघरे में खड़ा होता था, अपराधी की भांति खड़ा होता था और काजी से कहता था मैंने अपराध किया है
और इस अपराध की जो सजा आप अपराधी को देते हो वो सजा आप मुझे दीजिए। काजी के हाथ कांपने लगते थे कि पागल सुल्तान ने कुछ भी है सजा वगैरह दी तो एक ही झटके में मुझे उड़ा देगा। और काजी से भी कहता था हाथ कांपने की जरूरत नहीं है, जो भी सजा है मुझे सजा दे दो। एक बार काजी ने हिम्मत की और काजी ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक को 21 बैंतें इसकी पीठ पर मारी जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस सजा को स्वीकार किया और नीचे झुक गया और कोतवाल से कहा ले मार मेरी पीठ पर 21 बैंतें हैं। अब कोतवाल भी कांप रहा था कि इस सुल्तान पागल को मैं कहां से बैंतें मारूं, और सुल्तान और कोतवाल उससे मारने लगा 1 2। अरे ऐसे मारते हैं क्या? अरे तू मुझे सुल्तान मत समझ, तू ऐसे समझ तू एक अपराधी को मारा है, थोड़ा जोर से मार, जोर से। कि जोर से मारूं? कोतवाल थोड़ा जोर से मारने लगा 3 5 6। मोहम्मद बिन तुगलक उठा है ऐसे मारते हैं क्या? है ऐसे मारते हैं? चल तू बन अपराधी, तू झुक नीचे, मैं तुझे बताता हूं कैसे मारते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस कोतवाल को झुकाया नीचे और इतनी जोर जोर से 21 बैंतें मारना शुरू की कि बेचारा कोतवाल ही मर गया। ऐसा था दिल्ली का पागल सुल्तान। प्रिय विद्यार्थियों, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है, कैसा पागल था सुनना। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखता है यदि कोई निर्धन व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति इसके महल के दरवाजे पर है सहायता मांगने, भिक्षा मांगने चला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक अपने महल से बाहर निकलता, उसे अंदर बुलाता और उसके गले में हाथ डालकर उसे अपने महल के अंदर ले जाता। भिखारी देखता अरे ये क्या कर रहा है, सुल्तान ने गले में हाथ डाला, अरे बस इतना सी सामान चाहिए, और मोहम्मद बिन तुगलक उसे लाखों रुपए का दान देकर उसे लौटाता था। वो हंसता हंसता जाता और सुल्तान ने इतना दिया, सुल्तान ने इतना दिया। वो अपने साथियों के पास जाता, दूसरे दिन दूसरा सहायता मांगने आता, मोहम्मद बिन तुगलक उसे भी अंदर ले जाता और उसे भी बहुत सारा सामान देता। वो भागा भागा अपने साथियों के पास जाता कि है आपको इतना दिया। तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति जाता, मोहम्मद बिन तुगलक उससे अंदर ले जाता है और कहता था क्या रे रो रोज मांगने आयो है, और पकड़कर तलवार घोंपकर उसकी हत्या कर देता था। है इतिहासकार बर्नी कहता है सुल्तान का कोई भरोसा नहीं, जो उसके दरवाजे पर कुछ मांगने जाता था, किसी को तो धनवान बना के लौटाता था और किसी की हत्या कर देता था। ऐसा पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार इब्न बतूता लिखता है, इब्न बतूता क्या लिखता है, अनेकों बार है पागल सुल्तान है अपने कमरे में काफी लोगों को ले जाता था, दरवाजा बंद करता था और तलवार लेकर बेमतलब है उनको इतना मारता था, हमेशा उसके दरवाजे के नीचे से खून की नदियां बहती हुई देखी जा सकती थी। ऐसा था दिल्ली का पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आजकल भी प्रिय विद्यार्थियों हम काफी अखबारों में है, समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज पर देखते हैं कि फलाने है पुलिस अधिकारी ने या मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने तुगलकी आदेश दिया। तुगलकी आदेश का मतलब होता है तानाशाही आदेश, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक जैसा तानाशाही आदेश। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसका साथ नहीं दिया और वह इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्यथा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सर्वाधिक योग्य सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी। उसने अपने जीवन में कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। कुरान के नियमों के अनुसार केवल 4 ही पत्नियां, केवल 4 ही शादियां की। प्रिय विद्यार्थियों, उसे है विश्व की बहुत सारी भाषाओं का, बहुत सारी शिक्षा का ज्ञान था। वो दोनों हाथों से एक ही स्पीड से लिख सकता था। है प्रिय विद्यार्थियों, उसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, धर्म को राजनीति से अलग किया।
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं को भी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसने बहुत ही अच्छी योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी योजना असफल हो गई। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी जनता ने साथ नहीं दिया है, कभी अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने घर घर टकसाल खोल दिए। इसमें सुल्तान का क्या दोष? सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया है। खुसरो मलिक जिद्दिया नगर से आगे बढ़ा, इसमें उसके अधिकारी की गलती थी। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या दोष है? दोआब में कर वर्दी की, मामूली से कर वर्दी, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ने साथ नहीं दिया और वहां अकाल पड़ गया। तो कुल मिलाकर परिस्थितियों ने, जनता ने, अधिकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया। उसकी योजना असफल होती गई और उसे इतिहास में पागल सुल्तान कहा जाने लगा। अन्यथा प्रिय विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक योग्य सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। यह था प्रिय विद्यार्थियों मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। हर साल परीक्षा में मोहम्मद बिन तुगलक की एक योजना पूछते हैं, विशेष तौर पर पूछते हैं राजधानी परिवर्तन या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, या फिर 500 शब्दों में पूरा बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं की विवेचना कीजिए। एक एक चीज, एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी। कल मैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें या छोटे छोटे प्रश्न हैं, कल मैं उनकी विवेचना करूंगा। ठीक प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू।